वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। किरण प्रकाश की के लेक्चर नंबर 7 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। लास्ट टर्न पे हमने देखा था प्रकाश का अपवर्तन और उसकी परिभाषा देखी थी और किस तरह से उसके नियम होते हैं ये हमने देखा था। तो देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। हम जानते हैं फॉर्मूले से लेमड़ा इक्वल्स टू सी बाई एफ होता है। लेमड़ा तरंग की तरंगदैर्घ्य और ये उसकी आवृत्ति और ये प्रकाश की चाल। तो लेमड़ा और एफ के बीच में संबंध होता है लेमड़ा इक्वल्स टू सी अपॉन एफ। अब हम जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम इसे लिख सकते हैं C इक्वल्स टू एफ लेमड़ा। लेकिन अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है तो हम लिखेंगे v1 इक्वल्स टू एफ लेमड़ा 1, और किसी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल v2 है तो हम उसे लिखेंगे v2 इक्वल्स टू एफ लेमड़ा 2। तो हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है v1 अपॉन v2। ये हमने अपवर्तनांक वाले वीडियो में देखा था। तो म्यू इक्वल्स टू v1 हो जाएगा एफ लेमड़ा 1 और v2 हो जाएगा एफ लेमड़ा 2, और ये हम लिखते हैं म्यू 2 1, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये लिखा जाता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल्स टू लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2। अगर आप इस रिलेशन को यहां ध्यान से देखो तो म्यू 2 है यहां और यहां है लेमड़ा 2, यानी इनवर्स रिलेशन हो रहा है, व्युत्क्रम रिलेशन हो रहा है। तो हम इसे लिखेंगे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंग की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बात का ध्यान रखेंगे आवृत्ति अपरिवर्तित होती है, आवृत्ति परिवर्तित होती है। तो आवृत्ति कैसी रहती है? अपरिवर्तित, लेकिन तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। और कौन सी घटना की बात हो रही है? ये अपवर्तन में। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, और अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच में ये संबंध ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर हम इस वाली इक्वेशन पे ध्यान दें तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं म्यू व्युत्क्रमानुपाती v, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उल्टा भी कह सकते हैं इसे v व्युत्क्रमानुपाती म्यू। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई माध्यम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, और हम जानते भी हैं कि वायु का अपवर्तनांक कम होता है तो वहां प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, और कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो वहां प्रकाश की चाल कम होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। तो इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर बीच बीच में काम आती हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, कांच की गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, या हम यहां पर अपवर्तन सूत्र निकालेंगे। तो हमें एक कांच की गोलीय सतह से अपवर्तन देखना है, किस तरह से अपवर्तन होता है। तो यहां ये जो है ये कांच की गोलीय सतह है, कांच की गोलीय सतह है, और इस कांच की गोलीय सतह के सामने हमने एक बिंदु आकार की वस्तु रखी O, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण इस कांच की गोलीय सतह से अपवर्तित होती है। इधर हम मान लेते हैं माध्यम है म्यू1 जो विरल माध्यम है, और प्रकाश किरण ये सघन माध्यम में जा रही है। इसका अपवर्तनांक मान लिया हमने म्यू2। तो ये तो आपतित किरण हो गई, और ये यहां से अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वहां बिंदु आकार का प्रतिबिंब आई बनता है। तो ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु आकार का आई। तो हम वस्तु की स्थिति को ले लेते हैं u और प्रतिबिंब की स्थिति को ले लेते हैं हम
V। आगे समझेंगे इसे। इस बिंदु M पर हमने अभिलंब खींचा, तो हम जानते हैं कि अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, यानी इस P से C तक की दूरी जो है वो है R। वक्रता त्रिज्या है, इस कांच की गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या है R है। तो यहां देखेंगे, यहां बिंदु M से हमने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला है MN। तो आई होप आप लोगों को चित्र इसका समझ में आ गया होगा। इस चित्र में हमने क्या लिया है, फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक बिंदु आकार की वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण इस कांच की सतह से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा है I। और बिंदु M पर हमने अभिलंब खींचा जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है। इसी प्रकार बिंदु M से हमने एक लंब डाला मुख्य अक्ष पर MN, और यहां मैंने एंगल दिखाए हुए हैं, ये एंगल अल्फा, यहां बीटा, और यहां मैंने गामा एंगल दिखाया हुआ है। और अब यहां देख सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है I। ये हो गया अभिलंब और I आपतन कोण हो गया। इसी तरह से अगर आप देखो तो ये कोण हो गया R, अपवर्तन कोण। ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा होता है, अपवर्तन कोण होता है। अगर आप चित्र की ज्यामिति देखो तो त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में एंगल I जो है I, वो त्रिभुज का बहिष्कोण है। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण जो होता है वो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां कोण I बहिष्कोण है, तो एंगल I जो है वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। एक इक्वेशन दे दी। इसी तरह से अगर आप त्रिभुज देखो MCI, अगर ये त्रिभुज देखा जाए MCI, तो इसमें गामा जो है ये बहिष्कोण है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, और बहिष्कोण वही अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूं यहां, त्रिभुज MCI में एंगल गामा त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो अब हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल गामा इक्वल्स टू एंगल R प्लस एंगल बीटा। तो इसको मैं एंगल हटा के डायरेक्ट लिख देता हूं। तो यहां एंगल R जो है वो हो जाएगा गामा माइनस बीटा। तो मेरे पास एंगल I आ गया, एंगल R आ गया। तो ये एंगल यहां से I निकाल लिया और यहां से R। इक्वेशन नंबर 2। अब स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल के नियम से μ21 होता है साइन I अपॉन साइन R होता है, और μ21 को हम लिखते हैं μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। हम जानते हैं μ21 कैसे लिखा जाता है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक μ2 अपॉन μ1 लिखा जाता है। यहां एंगल जो है वो अल्प है। यदि कोण I व R अल्प हो तो हम लिख सकते हैं साइन I लगभग I के बराबर और साइन R लगभग R के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू I अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने त्रिभुजों से देखकर हमने बहिष्कोण लिख लिए, और बहिष्कोण लिखने के बाद हमने स्नेल का नियम लगाया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं R इंटू μ2 इक्वल्स टू I इंटू μ1। तो इक्वेशन 4 इसको ना देकर हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हम I की और R की वैल्यू इजीली रख सकते हैं यहां। तो समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 4 में रखने पर
तो यहां r का मान है मेरे पास गामा माइनस बीटा μ2 और i हमारा क्या था अल्फा प्लस गामा और μ1। इक्वेशन नंबर 1 में आप जाके देख भी सकते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब हम देखते हैं त्रिभुज ओ एम एन, यहां से हम tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। त्रिभुज एम एन ओ में, तो यहां देखते हैं tan अल्फा होगा लंब बटे आधा, तो लंब हो जाएगा mn और आधार हो जाएगा no या po। no ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसे हमने नगण्य माना है, बहुत छोटी सी दूरी है। np जो दूरी है, ये इसे हमने नगण्य मान लिया है। यदि अल्फा अल्प हो तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा लगभग अल्फा के बराबर। मैंने आपको पहले ही बताया था किरण प्रकाश की में जो ये एंगल बनते हैं ये अल्प होते हैं, तो अल्प होते हैं तो हम साइन थीटा बराबर लगभग थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा लगभग बराबर थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसे ही tan अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर अल्फा, और ये किसके बराबर है, mn अपॉन n। ये इक्वेशन नंबर 6। फिर त्रिभुज हम देखते हैं एम एन आई में, अगर यहां देखो tan बीटा, तो tan बीटा होगा mn अपॉन ni, और फिर वही वाली बात कि बीटा हो जाएगा mn अपॉन ni। ये हमने कब लिखा, जब tan बीटा लगभग बीटा के इक्वल है। इसी तरह से MNC में, त्रिभुज MNC में tan गामा जो लगभग गामा के बराबर है, ये होगा mn अपॉन NC। ये इक्वेशन नंबर 7। अब यहां आप देख रहे हैं हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई और गामा की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 से हम वैल्यू कहां पर रख देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे, और हम आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, समीकरण 6, 7 व 8 से मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रखते हैं हम इसे। तो ये आएगा हमारे पास गामा कितना है, mn अपॉन nc माइनस बीटा है हमारे पास mn अपॉन ni, और μ2 इक्वल्स टू अल्फा है हमारे पास mn अपॉन no, प्लस गामा है हमारे पास mn अपॉन nc, और ये μ1। अगर आप यहां देखो ऊपर, तो mn दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होकर हम μ2 का भी अंदर गुणा कर देते हैं, μ2 अपॉन nc, μ2 अपॉन ni, और यहां से भी mn कॉमन है, और μ1 का अंदर गुणा कर देंगे, μ1 अपॉन nc। तो ये mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ रही है μ2 अपॉन nc माइनस μ2 अपॉन ni इक्वल्स टू μ1 अपॉन no प्लस μ1 अपॉन nc। अब यहां ये जो दूरियां दिख रही हैं आपको, nc, ni, no, nc, इनके मान हम चिन्ह परिपाटी से रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहां चिन्ह परिपाटी से, अगर आपको डायग्राम ध्यान हो तो आप इजीली मान रख सकते हैं चिन्ह परिपाटी से। किस तरह का डायग्राम था हमारी वस्तु यहां रखी हुई थी, ये बिंदु O था और ये बिंदु हमारा था P और N,
और ये दूरी हमने ली थी u, वस्तु की स्थिति को हम लेते हैं u से। तो और वक्रता त्रिज्या थी, यहां से जो वक्रता त्रिज्या थी हमारी वो थी r, और प्रतिबिंब हमारे यहां बन रहा था, तो प्रतिबिंब की स्थिति थी v। तो मैं सारी दूरियां रख रहा हूं, तो देखेंगे इसे, ये बिंदु था हमारा c। तो NC अगर हम देखें चिन्ह परिपाटी से, NC तो आपतित प्रकाश इधर की तरफ है और दूरी हम ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से नापेंगे तो हमें राइट साइड में चलना पड़ेगा, और जब हमें राइट साइड में चलना पड़ेगा तो ये R पॉजिटिव लिया जाएगा, तो NC इक्वल्स टू प्लस के R। इसी तरह से NI इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस के V। लेकिन अगर आप देखो NO जो दूरी है, ये यहां से जो इधर दूरी है, हमें U मेजर करने के लिए, U को नापने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा, और आपतित प्रकाश इधर की तरफ है। जब आपतित प्रकाश इधर की तरफ है और हम दूरी इधर से नाप रहे हैं तो वो नेगेटिव ली जाएगी, तो NO हो जाएगा माइनस U। तो ये सारे मान हम समीकरण में रख देंगे, तो ये होगा μ2 अपॉन NC, NC R हो जाएगा, μ2 अपॉन NI V होगा, μ1 अपॉन NO माइनस U प्लस μ1 अपॉन NC हो जाएगा R। तो मैं R वाले पद को एक जगह कर लेता हूं, तो ये μ2 अपॉन R, और इसको हम इधर भेजेंगे माइनस μ1 अपॉन R, और इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो μ2 अपॉन V, और यहां है मेरे पास माइनस μ1 अपॉन U। तो यहां से μ2 माइनस μ1 अपॉन R इक्वल्स टू μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U। तो ये कहलाता है हमारा किसी कांच की गोलीय सतह के लिए अपवर्तन सूत्र। कांच की गोलीय सतह के लिए अपवर्तन सूत्र। तो इसे आप इजीली समझ सकते हैं।